नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स क्लास के इतिहास के किताब को शुरू कर रखा है और इतिहास का आज हम जो तीसरा चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर वाला जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम प्राचीन समय के जितने भी अपने नगर हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के अंदर सभी चीज़ें डिटेल के अंदर से दी गई है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो होती है, कभी भी किसी भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वहाँ पर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जब भी कभी आपके क्वेश्चन कोई गलत होता है, आपको कोई क्वेरी डालनी होती है, आपको उसका कोई नोटिफिकेशन या इससे संबंधित जो मार्क्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट डाली जाती है, आपके मार्क गलत हो जाते हैं, तो उसके संबंध में भी केवल और केवल जब सही माना जाता है तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही लिया माना जाता है। एनसीईआरटी को ही प्रूफ मान करके क्वेश्चन आपका सही या गलत माना जाता है। इसलिए हमें एनसीईआरटी को हल्के में न लेते हुए इसकी जो डिटेल स्टडी चल रही है उसको अच्छे से एक एक लाइन को समझते हुए करना चाहिए। तो आज इसी संदर्भ में हम आरंभिक नगर वाला जो चैप्टर है इतिहास की बुक कक्षा 6 में उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हर चैप्टर एक कहानी के साथ शुरू होता है, यहाँ पर भी एक कहानी है, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास वाली गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। भूता घर का मतलब होता है हॉन्टेड पैलेस, जहाँ पर भूतों का आवास हो। एक व्यक्ति ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए वास्तुकला का कितना सुंदर नमूना है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूर खड़ी महिला ने जवाब दिया, कहा कि देखिए इसके ऊपर जो लकड़ी की नक्काशी है वो कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी सुंदर की हुई। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो ये पुराना खंडहर क्या हो सकता है, आइए उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी हासिल करने जा रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से। यहाँ पर देखिए हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिल गया, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी उनको, और यहाँ से उन्होंने ईंटें निकाल निकाल कर रेलवे लाइन के जो है बिछाना शुरू कर दिया। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों की संख्या में ईंट उखाड़ ले गए और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा डाली। इसके कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई ईंटों के निकालने से। तो देखिए किस तरह से हड़प्पा, जिसको कि आज हम किताबों में पढ़ते हैं, अचानक कैसे अस्तित्व में आया जब रेलवे का विस्तार हो रहा था। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, यानी लगभग 5000 वर्ष पुराना शहर। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा की नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें मिली, जो भी चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्योंकि जो नगर पहले आया इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता से जुड़ता चला गया। इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 4700
वर्ष पहले हुआ। यहाँ पर देखिए, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके लिए ओपन एंडेड है। आप अपने विचार जो हैं वो इस पर रखिए। देखिए, इन नगरों की क्या विशेषता थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में होता था। लोग प्राय ऊंचे वाले भाग को नगर दुर्ग कहा करते थे और निचले हिस्से को निचला नगर कहते थे। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी ताकि बाहर से कोई विदेशी आक्रमणकारी से इनकी रक्षा की जा सके। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें वैसी की वैसी खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत बन जाएं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई जाती। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था। इस खास तालाब को विशेष अवसरों पर पुरातत्वविदों का मानना है कि एक विशाल स्नानागार रहा होगा, महान स्नानागार रहा होगा, और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर इसके कमरे बनाए गए थे। ये कमरे शायद चेंज रूम रहे होंगे। लोगों के स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के रूम रहे होंगे। इसमें पानी भरने के लिए कुएं बनाए गए थे। कुएं से इसके अंदर पानी भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। शायद यहाँ वशिष्ठ लोग जो हैं वो विशेष अवसरों पर स्नान के लिए आते थे, यानी विशेष क्षेत्र में विशेष लोग स्नान के लिए आया करते थे। यहाँ पर देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड, फायर अल्टार्स, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह भी मिले हैं। यहाँ से उस क्षेत्र के बारे में आपको विस्तृत जानकारी है। यहाँ पर देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ये क्षेत्र जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए झेलम नदी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी। यहाँ पर आपको रावी नदी के तट पर हड़प्पा दिखाई दे रहा है। इधर से ये सतलुज नदी जो नदी जा रही है, यहाँ पर राखी गढ़ी आपको नज़र आ रहा है। हाकड़न है ये जो, यहाँ पे कालीबंगा, जो कालीबंगा नदी है इसी के तट पर ये कालीबंगा साइड राजस्थान के अंदर। गंवेरी वाला ये भी राजस्थान के अंदर। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के, सोतकहा जो कि नीचे बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर पड़ता है। चहुंदड़ो भारत के गुजरात के अंदर पड़ता है। धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल ये सभी नगर भारत के गुजरात के अंदर पड़ते हैं। इन सभी स्थलों का अपने आप में काफ़ी पौराणिक महत्व रहा है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के पौराणिक स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और अपनी एक महत्वपूर्ण महत्वता रखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपका महान स्नानागार, महान स्नानागार के अंदर देखिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ, इसके सामने सीढ़ियाँ हैं। इधर आपको ये जो छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे हैं, कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये कमरे उस समय लोगों के चेंज रूम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते होंगे, यानी स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। ईंटों का डिजाइन देखिए किस प्रकार से ईंटें बनाई जाती हैं।
किस प्रकार से यहाँ से निकाले गए हैं। यहाँ पर देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कैसे की गई है। ये चिनाई का तरीका देखिए, ये लोग चिनाई करते हुए। यहाँ पर आप देखिए भवन, नाले और सड़कें, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी पाए गए थे। यानी पूरी तरह से घर के अंदर ही पानी, पेयजल व्यवस्था थी। जो गंदे पानी था उसके निकासी का उचित प्रबंध किया गया था। घरों के अंदर एक आंगन होता था जहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम होते थे लोगों के। कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे। यहाँ पर अगर जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता देखी जाए तो वो थी नालियों की विशेषता। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से में जाकर के मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे। यानी कि मैन होल जो सीवर के जो ढक्कन होते हैं वो बनाए गए थे ताकि समय समय पर इनकी देखभाल की जा सके, इनकी सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, एक ही साथ किया जाता होगा जैसा कि वर्णन किया जा रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी मकानों का, नालियों का, सड़कों का निर्माण एक साथ किया गया होगा, तभी इतने सुनियोजित तरीके से ये किया जा सकता है। इस प्रकार से इनमें जैसे कि नालियाँ जो हैं, सड़कें जो हैं समकोण पर काटती हुई, तो एक डिज़ाइन तरीके से, एक अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए नगरीय योजना क्या है। नगरीय योजना के बारे में देखिए, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, बड़ी हलचल रहती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहे होंगे। नगर को किस प्रकार से बनाया जाए, ऐसी योजनाएं उनके दिमाग में चलती रहती हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक रहे होंगे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। यानी जो महंगी चीज़ें थी, कीमती वस्तुएं थी, आभूषण वगैरह, वो अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी हुआ करते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद उन्हें चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते तथा सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ भी लेकर के आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पर देखिए नालियों की डिज़ाइन, ये नालियाँ बनी हुई हैं, ये नाली के ऊपर मैन होल बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर दिखाई गई है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिशें की हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने दिखाए गए हैं, पक्की चिकनी मिट्टी के ये दिखाए गए हैं नीचे। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नगर और नए शिल्प इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।